हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। हमारे पिछले लेक्चर में जो है होमर्स के दो वर्क इंपॉर्टेंट वर्क की बात की थी, जिसमें से एक द इलियड एंड द ओडेसी। जस्ट फॉर रिकैप, जो इलियड है उसको हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, उसके सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो वर्क है वो है द ओडेसी, राइट। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अब द ओडेसी में क्या है? ओडेसी जो है ये भी एक एपिक है, जस्ट लाइक इलियड। अब इस ओडेसी में है क्या? द फंडामेंटल फोकस ऑफ द पोइम इज ऑन द ग्रीक हीरो ओडेसिस। ओके, इनकेस अगर आपको कुछ ना पढ़े जा रहा हो तो मैं बोल भी इसीलिए रहा हूं ताकि आप लिख सके। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अभी याद रहेंगे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम things begin to fade, so better to make notes, right? द फंडामेंटल फोकस ऑफ द पोइम इज द ग्रीक हीरो ओडेसिस। जो इस पोइम में जो सबसे फंडामेंटल जिस कैरेक्टर पर फोकस किया गया है वो है ओडेसिस, राइट। ODYSSYES, Odysseus. Now, the second point is Roman called Odysseus as Ulysses। जो रोम के लोग हैं ना, वो इस पोइम को जो ओडेसिस नाम से इसको वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? यूलोसिस, UOLYSIS। So the question could be asked, how do Roman pronounce this particular poem, or what do they call Odysseus? So they call Odysseus as Ulysses. The third point is he hails from Ethica. Who hails from Ethica? This particular Odysseus, this particular Greek hero, he hails from Ethica, right? पोइम में क्या बताया गया कि ये कैरेक्टर कहाँ का रहने वाला है? एथिका का। फोर्थ पॉइंट क्या है? It deals with the journey of Odysseus after the fall of Troy, and it takes Odysseus to 10 years to reach Ethica. फर्स्ट हमने इलियड में क्या पढ़ा था कि ट्रॉय जो है कैसे हेलन के साथ एक कर्ज जुड़ा हुआ है, और कैसे हेलन को जो है पेरिस जो है वो अपने साथ भगा कर ले जाता है, और उसके बाद हेलन के लिए लड़ाई होती है और वो कर्ज जो है वो फुलफिल हो जाता है, जिसमें ट्रॉय जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जो ग्रीक हीरो है ना, अब ट्रॉय वगैरह डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस कहाँ जा रहा है? उस जंग के बाद वापस अपने एथिका, अपने घर की तरफ जा रहा है। एथिका इज द नेम ऑफ अ प्लेस। एंड इसको कितने देर लग जाती है? पोएम के अकॉर्डिंगली इट टेक्स 10 years फॉर ओडेसिस टू रीच एथिका, राइट। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। इन हिज एब्सेंस इट इज अज्यूम्ड दैट ओडेसिस हैज डाइड एंड हिज वाइफ पेनिलोप। अब ये वाइफ का नाम याद रखना है, पेनिलोप, जिसको मैंने मार्क किया है ना, पेनिलोप। एंड सन टेलमेकस, TELMACUS, must deal with a group of unruly suitors and ministers who competes for Penelope's hand। अब इसकी गैर मौजूदगी में क्या होता है कि उनको लगता है कि शायद जो ओडेसी है वो शायद मर चुका है। तो अब वो क्या करते हैं? अनरूली सूटर, सूटर हो गया आशिक वगैरह। अब पेनिलोप जो उसकी वाइफ है ना, उसके हैंड के लिए कि उससे शादी हो जाए उनकी, तो अलग अलग लोग बीच में compete कर रहे हैं, राइट। तो इस मुसीबत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ओडेसी। बट वो मरा नहीं है, वापस आ रहा है, बट दे थॉट के वो मर चुका है। यहाँ के जो इसके एरिया के लोग थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह बाकी, दे थॉट दैट ही हैज डाइड। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट जो है, इन 1616, 1616 में जॉर्ज चैपमैन नाम के एक आदमी ने इस पोइम को ट्रांसलेट किया। किसमें? इंग्लिश में। अब जब पोइम इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी तो फिर क्या होगा? नेचुरली बात है, जो इंग्लिश ऑडियंस है इसको इजीली रीड कर पाएगी। सो अब ये इंग्लिश ऑडियंस और इंग्लिश रीडर के लिए एक इजीली एक्सेसिबल होगी। अब इस पॉइंट को याद रखना है, 1616 में जॉर्ज चैपमैन ट्रांसलेटेड। क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, हु ट्रांसलेटेड द होमर्स ओडेसिस इन 1616? So it is George Chapman, right? After looking this translation, Keats was inspired and he composed a sonnet after looking Chapman's Homer। अब जो कीट्स थे ना, जॉन कीट्स, उन्होंने जब इस ट्रांसलेशन को पढ़ा और इससे वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने पूरा सोनेट ही डेडिकेट कर दिया। सोनेट मीन्स 14 लाइन पोइम। कोई भी इंग्लिश लिटरेचर में पोइम जो 14 लाइन की हो, 14 वर्सेस की हो, दैट्स कॉल्ड अ सोनेट। नाउ अब उसके बाद क्या है कि उन्होंने कौन सा सोनेट, सोनेट का टाइटल क्या था? आफ्टर लुकिंग चैपमैन्स होमर। सो क्वेश्चन कोड भी ऐसे, यहां से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? हु रोट who wrote the sonnet after looking Chapman's Homer, right?
So the answer is John Keats. Then the second question could be asked like this: after looking, Chapman's Homer is a sonnet, ode, or something else. ये sonnet है, ode है, या किस poem की category में ये fall करेगा? तो ये sonnet था, right? Then the third question could be asked from this के I mean, Keat, whether or not Keat was inspired by, anyone's translation. Yes, he was inspired by the translation, done by George Chapman of the Homer's work Odyssey, right? So different, the exam, the people who set your question paper, they ask एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल. सेम क्वेश्चन होगा लेकिन ऐसे एंगल से होगा. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार ये क्या है. ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव बीडीआईज एंड यू हैव टू critically see each and everything from different angles, right? So the last point is it is a sequel of Iliad. What is meant to be sequel? Sequel होती है फॉरवर्ड, यानी एक चीज खत्म हुई उसके बाद जो शुरू हुई. पहले हमारी स्टोरी किसकी थी? इलियड में, जिसमें हेलन थी, कर्स जुड़ा था, ट्रॉय डिस्ट्रॉय हुआ, उतना वो उसमें खत्म हो गया. अब उसके बाद की जो कहानी है ना, जो उसके बाद का फॉरवर्ड क्या हुआ उसके बाद, वो हमें मिलता है कहाँ? ओडेसी में. सो ओडेसी इस सेंस में क्या बन गया? उसका सीक्वल, यानी उसके बाद की जो कहानी लिखी गई है, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. और सीक्वल का अपोजिट होता है प्रीक्वल, PREQUEL, राइट? आई होप कि ओडेसी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. ये सारे पॉइंट्स आप, आई होप कि आप लोगों ने लिख चुके हैं. तो लेट्स फिनिश दिस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे क्लासिकल पीरियड का दूसरा डिवीजन, जिसको हम क्लासिकल ग्रीक पीरियड बोलते हैं, राइट? फर्स्ट जो होमर और हेरोइक पीरियड है, दैट्स फिनिश्ड हियर. थैंक यू वेरी मच.